प्यारे बच्चों, एमडी कैट ई कैट केमिस्ट्री में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, डेट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक बहुत पावरफुल कॉन्सेप्शनल चैप्टर है। बड़े धीरे धीरे धीमे अंदाज में हम इस चैप्टर को कवर करेंगे ताकि एक एक कॉन्सेप्ट हमें बड़े अच्छे से क्लियर हो जाए। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे विद डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के नाम से आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया हो रहा होगा कि अगर यहाँ इलेक्ट्रो लिखा है तो समथिंग इज लाइक इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना। तो ये केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच है जो डील करती है किसके साथ? इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी के साथ। अच्छा, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगी? इसकी प्रॉपर डेफिनेशन हमसे ये कहती है, it is the branch of biology branch of chemistry that deals with the study of interchange of chemical and electrical energy। तो ये केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच है जो केमिकल और इलेक्ट्रिकल एनर्जी के इंटरचेंज को समझाती है। अब इंटरचेंज का मतलब क्या है? इंटरचेंज का मतलब इस ब्रांच के अंदर हम ये भी पढ़ते हैं कि कैसे केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है और कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो यहाँ पर दो चीजें आ गई, एक केमिकल टू इलेक्ट्रिकल, एक क्या आ गई? केमिकल टू इलेक्ट्रिकल, और दूसरी क्या आ गई? इलेक्ट्रिकल टू केमिकल। अब हमारे पास दो अलग अलग डिवाइसेस हैं जो कि ये काम कर रही हैं, ठीक है। चलिए, अब हमारे पास एक चीज होगी जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करके देगी, और एक होगी जो इलेक्ट्रिकल को केमिकल में कन्वर्ट करके देगी। अब हमारे पास एक सेल है जिस सेल का नाम है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अब इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या कहता है? इलेक्ट्रोलिटिक सेल बेटा एक ऐसा सेल होता है जिसका काम क्या है? जिसका काम है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करना? केमिकल एनर्जी के अंदर। ये जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, ठीक है। अच्छा, तो फिर इसका उल्टा क्या होगा? इसका उल्टा होगा केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वो काम कौन करेगा? वो काम करता है गैल्वानिक सेल, या फिर हम उसे प्यार से कहते हैं वोल्टेक सेल। ये दो साइंटिस्ट के नामों पर हमने नाम रखे हैं। आपको पता है गैल्वानिक का मतलब क्या होता है? गैल्वानिक एक साइंटिस्ट का नाम है, गैल्वानो। तो गैल्वानो से हमने एक ये वर्ड निकाला है गैल्वानिक का, ठीक है। इसी तरह से एक साइंटिस्ट का नाम है वोल्टो, तो हमने वोल्टो से ये वर्ड निकाला है, दैट इज वोल्टेक। क्लियर? चलिए, अब इस सेल का काम क्या होगा? ये सेल क्या करेगा? ये सेल केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेगा किसके अंदर? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट काम कर रहे हैं, देखा आपने? अच्छा, अब एक बहुत अहम बात हमें समझनी है यहां पर, वो ये है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये बात तो ठीक है। अच्छा, अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि इसमें जो इनपुट है, इसमें जो इनपुट है वो कौन है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिसिटी। यानी तुम्हें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, यानी इसके इनपुट में हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, है ना। हाँ, जबकि यहां देखें ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर रहा है, यानी इसके इनपुट के तौर पे हमें क्या चाहिए? हमें केमिकल चाहिए। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल तो सेल ही ऐसा है जो काम ही कहां से शुरू करेगा? इलेक्ट्रिसिटी से, क्योंकि तुम इलेक्ट्रिसिटी से काम शुरू करोगे, इसलिए तुम्हें क्या चाहिए होगी? एक बैटरी। अच्छा, बैटरी को प्यार से क्या कहते हैं? एक्सटर्नल सोर्स। तो यहां बैटरी या एक्सटर्नल सोर्स की जरूरत है, जबकि यहां पर इनपुट कौन है? केमिकल्स हैं, ठीक है। केमिकल्स केमिकल्स तो बैटरी से नहीं आएंगे ना, तो यहां आपको बैटरी और एक्सटर्नल सोर्स लगाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, आपको पता है बैटरीज भी दो तरह की हो सकती हैं, एक एसी सर्किट बेस, एक डीसी सर्किट बेस। तो यहाँ तुम जो बैटरी लगाते हो वो कौन सी होती है? वो होती है डीसी, याद रखिएगा। फिजिक्स में पढ़ा होगा ना एसी और डीसी।
तो यहाँ आप जो बैटरी यूज करेंगे वो डायरेक्ट करंट वाली बैटरी यूज करेंगे। क्लियर? तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच होती है जो इलेक्ट्रिकल और केमिकल एनर्जी के इंटरचेंज के बारे में पढ़ाती है या बताती है। और एक ऐसा सेल जो इलेक्ट्रिकल को केमिकल में कन्वर्ट कर दे वो इलेक्ट्रोलाइटिक है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी इनपुट में चाहिए हो, जिसमें हमें बैटरी या एक्सटर्नल सोर्स इस्तेमाल करनी पड़े। और अगर इन सब चीजों को हम ऑपोजिट कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, गैल्वानिक या फिर वोल्टेज सेल। आगे बढ़ते हैं। अब हमें कुछ एग्जाम्पल्स पढ़नी है और आपने एग्जाम्पल्स याद रखनी है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल की एग्जाम्पल है बेटा नेल्सन सेल, ठीक है। इसकी एक और एग्जाम्पल है डाउन सेल। ज्यादातर इन सेल्स के बारे में ना हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। अच्छा, इसके बाद एक और सेल आता है कास्टनर केलनर सेल। ये सेल्स आपने डिफरेंट जगहों पे सुने होंगे। और देन हमारे पास लास्ट है गिब्स डायफ्राम सेल। तो बेटा इन सेल्स के नाम आपने याद रखने हैं। ये सारे के सारे सेल्स कौन से सेल्स हैं? इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अच्छा, हमें अपने सिलेबस के लिहाज से इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस पढ़ना है, दैट इज इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस का टॉपिक हम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग कवर करेंगे। और गैल्वानिक या वोल्टिक सेल के अंदर जो टॉपिक हम कवर करेंगे मेनली वो कौन सा होगा? वो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक बहुत ही ज्यादा जानदार टॉपिक है। ठीक है, चलें। अब आपको ये भी पता होना चाहिए, इलेक्ट्रोलिसिस और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को भी आप छोड़ दें, इलेक्ट्रोलिसिस और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिटेल में आएंगे अभी आगे। और इसी तरह से गैल्वानिक या वोल्टिक सेल, इसकी जो एग्जाम्पल है बेटा वो क्या होगी? इसकी एग्जाम्पल है, सबसे अच्छी एग्जाम्पल है इसकी डैनियल सेल। और डैनियल सेल में एक बात आपने ये भी याद रखनी है कि बेटा डैनियल सेल के अंदर हम दो चीजें यूज करते हैं, एक जिंक और दूसरा कॉपर। तो ये जिंक और कॉपर बेस्ड सेल होता है। आगे बढ़ते हैं। देन वी हैव फ्यूल सेल। ठीक है, फ्यूल सेल के बाद एक और बहुत अच्छी एग्जांपल इसकी कैडमियम निकल सेल। ठीक है, बहुत अच्छी एग्जांपल है कैडमियम निकल सेल। और अगर आप एक और एग्जांपल पढ़ना चाहें तो यस, इसकी एक और एग्जांपल है ड्राई सेल। तो मैंने आपको दोनों की चार चार एग्जांपल्स बता दी, मैंने आपको दोनों की डेफिनेशन बता दी, मैंने आपको दोनों का इनपुट बता दिया, मैंने आपको दोनों के बारे में ये बता दिया कि बैटरी का यूज करना पड़ेगा या बैटरी का यूज नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ तक अगर हम अपने काम को समराइज करें तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच है जो इलेक्ट्रिकल और केमिकल एनर्जी के इंटरचेंज के बारे में बताती है। ठीक है, कि कैसे इलेक्ट्रिकल केमिकल में कन्वर्ट होती है और कैसे केमिकल इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होती है। अब इसके लिए हमारे पास दो अलग अलग तरह के सेल्स हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल और गैल्वानिक या वोल्टिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जबकि गैल्वानिक या वोल्टिक सेल क्या करता है? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर इनपुट के तौर पे आपको इलेक्ट्रिसिटी देने की जरूरत है तो बैटरी भी लगानी पड़ेगी, जिसे हम एक्सटर्नल सोर्स भी कहते हैं। जबकि गैल्वानिक या वोल्टिक सेल के अंदर आपको इनपुट के तौर पे केमिकल चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी नहीं चाहिए। तो ऐसी सूरत में आपको ज़ाहिर बैटरी या एक्सटर्नल सोर्स की जरूरत नहीं है। नेल्सन सेल, डाउन सेल, कास्टन केलन सेल और गिब्स डायफ्राम सेल, ये सारी की सारी एग्जांपल्स हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल की। जबकि डैनियल सेल, फ्यूल सेल, कैडमियम निकल सेल और ड्राई सेल, ये चारों की चारों एग्जांपल हैं किसकी? गैल्वानिक या वोल्टिक सेल की। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम जिस टॉपिक से स्टार्ट करें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन के बाद, वो है ऑक्सीडेशन नंबर। अच्छा, ऑक्सीडेशन नंबर कोई बहुत मुश्किल टॉपिक नहीं है, बड़े आराम से आपको क्लियर हो जाना चाहिए। तो पहले मैं आपके लिए डेफिनेशन लिख रहा हूं। इट इज द अपेरेंट चार्ज। क्या आपने कभी अपेरेंट चार्ज के बारे में सुना है? अपेरेंट चार्ज का मतलब होता है बेटा जो कि फिक्स ना हो, चेंजेबल। किसी भी एटम पर जो उसका एक टेम्परेरी चार्ज होता है, चाहे वो एटम किसी कंपाउंड का हो, चाहे वो एटम किसी आयन का हो, उसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। तो एक्चुअली इट्स एन अपेरेंट, टेम्परेरी, इट कैन बी चेंज।
तो यानी दैट मीन्स इट्स अ फॉर्मल चार्ज, इट्स अ फॉर्मल चार्ज। आपने सुना होगा ना फॉर्मल ड्रेसिंग क्या होती है। फॉर्मल ड्रेसिंग इज लाइक शर्ट पहनी हुई है आपने, पैंट पहनी हुई है, उसके ऊपर टाई लगाई हुई है, दैट्स फॉर्मल, फॉर्मल ड्रेसिंग। तो फॉर्मल आप हर वक्त नहीं हो सकते, फॉर्मल शुड बी टेम्पररी यार, फॉर्मल आप हर वक्त हो ही नहीं सकते। तो ये भी टेम्पररी चार्ज है। आपको पता है आजकल तो हमारा दिखना भी फॉर्मल हो गया है, आजकल तो हमारा दिखना भी फॉर्मल हो गया है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, हम अलग अलग इवेंट्स में अलग अलग तरह दिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको मिसेज एक्स की एग्जाम्पल देता हूँ। मिसेज एक्स एक औरत है, पता है आपको। आपको पता है मिसेज एक्स जब सो के उठती होंगी तो मिसेज एक्स कैसी दिखती होंगी, आपको आपको खुद अंदाजा है। फिर मिसेज एक्स कहीं बाहर जाने के लिए ज़ाहिर तैयार व्यार होंगी तो मिसेज एक्स आपको अलग तरह दिखेंगी, ऐसा ही है। फिर मिसेज एक्स किसी की शादी में जाएंगी तो मिसेज एक्स और तैयार होंगी, आपको ज़ाहिर थोड़ा और अलग तरह से नजर आएंगी। आपको पता है ना मेकअप क्या कुछ कर सकता है। फिर इसी तरह से जब मिसेज एक्स की अपनी शादी होगी, आय हाय 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 हाय, समझो मिसेज एक्स तो कंटेनर में ही मुंह डाल देंगी, है ना। हाँ, तो देखे ना मिसेज एक्स का जो फेस है, मिसेज एक्स की जो बनावट है, वो देख रहे हैं कभी भी फिक्स नहीं है, वो चेंज हो रही है, मुसलसल चेंज हो रही है। तो इट्स टेम्परेरी। इसे हम किसका नाम दे रहे हैं, इसको हम किसका नाम दे रहे हैं, इसको हम टेम्परेरी का नाम दे रहे हैं। तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई। मैंने आपको क्या बताया कि इट्स एन अपेरेंट चार्ज ऑफ एन एटम इन अ कंपाउंड और आयन, और ये टेम्परेरी है यानी कि फॉर्मल चार्ज है, ये चेंज होता रहता है। ठीक है। अब ऑक्सीडेशन नंबर की हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, और इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए आपको इसके कुछ रूल्स पढ़ने पड़ेंगे। भले हम रूल्स फॉलो नहीं करते तो क्या हुआ, है ना, बट हम रूल्स पढ़ते तो है ना। तो कुछ रूल्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। मैं तो करता हूँ भाई रूल्स फॉलो, आप भी किया करें। नंबर वन, सबसे पहली तुम्हें जो बात याद रखनी है वो क्या है, अगर कोई चीज अपनी फ्री स्टेट के अंदर है, अगर कोई भी एलिमेंट अपनी फ्री स्टेट के अंदर है, फ्री स्टेट का मतलब क्या होता है कि वो किसी और से नहीं जुड़ा हुआ, किसी और से, अपने आप के साथ जुड़ा हुआ हो सकता है। ठीक है, तो फ्री स्टेट का मतलब हो गया अनकंबाइंड स्टेट। तो कोई भी कोई भी एलिमेंट जब अपनी फ्री स्टेट में होता है तो याद रखना कि उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो हमेशा कितना होगा बेटा, जीरो। कितना होगा, हमेशा उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, जीरो। अब मैं तुम्हें इसकी एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर लिखा हुआ है एच, और एच पे इस वक्त कुछ नहीं लिखा हुआ, तुम सपोज करोगे कि बेटा एच का चार्ज कितना है, जीरो। अगर लिखा है एच टू, इट्स फ्री स्टेट और नॉट, यस इट्स फ्री स्टेट। जब वो किसी और के साथ जुड़ेगा, यानी हाइड्रोजन अगर है तो हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ जुड़ जाए, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाए, हाइड्रोजन फ्लोरीन के साथ जुड़ जाए, तब तुम इसे कहोगे कि हाँ अब ये फ्री नहीं रहा। बट अगर वो अपने साथ ही जुड़ा हुआ है तो वो फ्री है। सिमिलरली ऑक्सीजन, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन यानी O2 एंड ओजोन, ये सारी की सारी स्टेट्स बेटा क्या है, फ्री स्टेट। इन सब स्टेट्स में जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो लाजमी तौर पे कितना आएगा, वो जीरो आएगा। यहां तक तो हमें बात क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं, दूसरी बात करते हैं और दूसरे रूल को पढ़ने की कोशिश करते हैं। अब ये सारे रूल्स हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। दूसरा रूल तुम्हें याद रखना है बेटा, जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा -1 होता है, हमेशा -1 होता है, कभी भी चेंज नहीं होगा। ये बात तुमने याद रखनी है। थर्ड, फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप और थर्ड ग्रुप पर जो चार्ज होता है वो होता है +1, +2 और +3। ठीक है। अच्छा, तो फर्स्ट ग्रुप पर कौन सा होगा, +1। सेकेंड ग्रुप पे कौन सा होगा, +2। और थर्ड ग्रुप पर कौन सा चार्ज होगा, +3। ऐसा क्यों है बेटा, क्योंकि फर्स्ट ग्रुप के आखिरी शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए वो एक ही इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, तो उस पर +1 चार्ज आता है। सेकेंड ग्रुप का मतलब यही है कि उसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, दो, तो वो कितने इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा,
2 लॉस करेगा, तो उस पर चार्ज भी कितना आएगा, +2। सिमिलरली थर्ड ए ग्रुप के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो वो लॉस भी कितने कर सकता है, 3 कर सकता है, तो उस पर कितना चार्ज आएगा, उस पर +3 चार्ज आएगा। क्लियर। अच्छा, अब तुम याद रख लोगे फर्स्ट ए ग्रुप, सेकेंड ए ग्रुप और थर्ड ए ग्रुप की एग्जाम्पल्स क्या हैं। तो बेटा फर्स्ट ए ग्रुप की जो एग्जाम्पल्स हैं ये तुम्हें पता है ऑलरेडी, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम और सीजियम भी है, बट इन तीन के भी याद रख लोगे कि ये 3 नाम होते हैं फर्स्ट ए ग्रुप में, तो बहुत है। सेकेंड ए ग्रुप पर आ जाए, सेकेंड ए ग्रुप में बेरिलियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। अब आ जाए थर्ड ए ग्रुप की तरफ। तो थर्ड ए ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उनमें आपको 2 एग्जांपल्स याद रखनी है, एक बोरॉन और दूसरा एल्यूमिनियम। देखिए याद तो करना पड़ता है, पढ़ाई इतनी आसान नहीं है, पढ़ने के लिए बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं, और मैं बार बार एक ही बात कहता हूं, या तो पढ़ाई के लिए सब कुछ छोड़ दो या पढ़ाई छोड़ दो, चॉइस आपकी होती है, ऐसा ही है। बहरहाल आगे बढ़ेंगे और हम चौथा रूल पढ़ने जा रहे हैं। चौथा रूल क्या है, याद रखिएगा कि हाइड्रोजन पर पॉजिटिव 1 भी होता है और हाइड्रोजन पर -1 भी होता है। अब आपने याद क्या रखना है कि हाइड्रोजन जब भी मेटल से मिलेगा, किससे मिलेगा, मेटल से मिलेगा, तो हाइड्रोजन पर -1 चार्ज आएगा। और जब भी हाइड्रोजन नॉन मेटल से मिलेगा तो हाइड्रोजन पर कितना चार्ज आएगा, +1। एक एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक केमिकल लिखा हुआ है NaH और एक लिखा हुआ है H2O। अब आपको ये पता होना चाहिए कि सोडियम क्या है। तो बेटा सोडियम एक मेटल है। सोडियम क्या है, सोडियम एक मेटल है। जबकि ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन नॉन मेटल है। ये है नॉन मेटल। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्योंकि सोडियम मेटल है और मैंने तुम्हें बताया कि जब भी ये मेटल से मिलेगा तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा, -1, तो इस वक्त हाइड्रोजन पे -1 चार्ज होगा। आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीजन क्या है, नॉन मेटल, तो जब भी हाइड्रोजन नॉन मेटल से मिलेगा तो आपको पता है हाइड्रोजन पे कितना चार्ज होगा, +1। तो हाइड्रोजन पे +1 भी होता है, हाइड्रोजन पे -1 भी होता है, डिपेंड करता है कि हाइड्रोजन मेटल से मिला हुआ है या नॉन मेटल से मिला हुआ है। आगे की तरफ मूव करते हैं। रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 में आपने ये पढ़ना है कि ऑक्सीजन का जो चार्ज होता है वो फिक्स नहीं होता, बट ऑक्सीजन पे ज्यादातर केसेस में -2 चार्ज होता है, यूजुअली -2 होता है। अच्छा, जब इसमें -2 होता है तो हम इसे कहते हैं नॉर्मल ऑक्साइड। ऑक्सीजन जब -2 चार्ज रखता है तो ऑक्सीजन जो कंपाउंड बनाता है इस कंपाउंड को हम कहते हैं नॉर्मल ऑक्साइड। बट ऑक्सीजन पे जब -1 चार्ज होता है तो हम इसे कहते हैं पर ऑक्साइड। अच्छा, अब पर ऑक्साइड की ना आपने 2 एग्जांपल्स याद रखनी है। एक याद रखनी है Na2O2 यानी सोडियम पर ऑक्साइड, और दूसरी आपको याद रखनी है H2O2 यानी हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। एक कौन है, सोडियम पर ऑक्साइड, और दूसरी एग्जाम्पल कौन है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। ये दोनों की दोनों एग्जाम्पल्स आपको याद होनी चाहिए। बहरहाल आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। आपको पता है ऑक्सीजन पे -12 भी होता है, और कभी अगर ऑक्सीजन पे -12 होता है तो फिर हम इसे कहते हैं सुपर ऑक्साइड। और बस आप इसमें इतनी बात याद रखें कि सुपर ऑक्साइड की एक ही एग्जाम्पल है, डेट इज KO2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कभी कभी ऑक्सीजन पे +2 भी होता है, और ऑक्सीजन पे जो +2 चार्ज होता है उसकी बस एक ही एग्जाम्पल है, दैट इज OF2। बस एक ही एग्जाम्पल है इसकी, ऑक्सी फ्लोराइड। प्यारे बच्चों, अब हम अपने 6th रूल की तरफ जा रहे हैं, और 6th रूल आपने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। वो रूल आपने याद रखना है बेटा, क्लोरीन पर ज्यादातर जो चार्ज होता है वो होता है -1 यूजुअली।
बट इस पर +1 भी हो सकता है, +3 भी हो सकता है, +5 भी हो सकता है, और इस पे +7 भी हो सकता है। अब हम अलग अलग 5 कंपाउंड्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक कंपाउंड में आपसे डिस्कस कर रहा हूं HCl, एक कंपाउंड में आपसे डिस्कस करूंगा HOCl, एक कंपाउंड में आपसे डिस्कस करूंगा HClO2, एक कंपाउंड में आपसे डिस्कस करूंगा HClO3, एक कंपाउंड में आपसे डिस्कस करूंगा HClO4। चलें, मान लें अगर मैं आपसे HCl की बात करता हूं, तो एक हाइड्रोजन है इसमें और एक क्लोरीन है, और इस पर कोई चार्ज नहीं है इसलिए 0। इसकी अगर आप बात करें, एक हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन, एक क्लोरीन, और इस पर कोई चार्ज नहीं है इसलिए 0। इसकी बात करते हैं, एक हाइड्रोजन, एक क्लोरीन और 2 ऑक्सीजन बराबर है 0। इसकी बात करते हैं, एक हाइड्रोजन, एक क्लोरीन, 3 ऑक्सीजन बराबर है 0। इसकी बात करते हैं, एक हाइड्रोजन, एक क्लोरीन, 4 ऑक्सीजन बराबर है किसके, 0 के। अच्छा, अब जरा हाइड्रोजन की वैल्यू निकालते हैं। आपको पता है कि क्लोरीन एक नॉन मेटल है, ऑक्सीजन भी एक नॉन मेटल है, क्लोरीन भी एक नॉन मेटल है और ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है। ये दोनों के दोनों नॉन मेटल है, क्लोरीन और ऑक्सीजन ये दोनों के दोनों नॉन मेटल है। तो बेटा जब भी हाइड्रोजन नॉन मेटल से मिलता है तो हाइड्रोजन पर कितना चार्ज होता है, +1। तो हाइड्रोजन पर जो चार्ज होगा वो होगा +1। क्लोरीन का हम फाइंड कर रहे हैं। अब ये +1 जब इक्वल की दूसरी तरफ जाएगा तो कितना हो जाएगा, -1। तो बेटा HCl के केस में हाइड्रोजन पर जो चार्ज होता है वो कितना होता है, -1। हमें ये बात क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोजन पर होता है +1, ऑक्सीजन पर होता है ज्यादातर -2। अभी ऊपर बताया था मैंने, देखें यहाँ पे ऑक्सीजन पे नॉर्मली कितना चार्ज है बेटा, यूजुअली कितना होता है, -2। आगे बढ़ते हैं, क्लोरीन का चार्ज मैं मालूम कर रहा हूँ। तो -2 और +1, -1 प्लस Cl बराबर है किसके, 0 के। और ये -1 जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +1। यहाँ तक तो बात क्लियर। आगे बढ़ते हैं, हाइड्रोजन पे कितना चार्ज है, +1। क्लोरीन का मालूम करेंगे, ऑक्सीजन पर -2 होता है और 2 हैं, तो +1 प्लस Cl, और ये कितना हो गया, -4। 2 2 जा 4 और माइनस का, तो -4 और +1 कितना हो गया, -3। और जब तुम -3 को इक्वल की दूसरी तरफ लेके जाओगे तो इट्स +3। प्यारे बच्चों, अगले कंपाउंड की तरफ बढ़ते हैं। आपको पता है कि हाइड्रोजन पर कौन सा चार्ज होता है, हाइड्रोजन पर +1 चार्ज होता है। क्लोरीन का हम फाइंड कर रहे हैं। ऑक्सीजन पर होता है -2 चार्ज। +1 अपनी जगह पे रहेगा, Cl अपनी जगह पे रहेगा। अब आपको पता है कि 3 2 कितने होते हैं, 6। बट इसके साथ माइनस है तो माइनस भी लगाना पड़ेगा। अब -6 और +1, तो बेटा आंसर कितना आएगा, -5। और जब ये -5 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +5। इसी तरह से आखिरी क्वेश्चन को भी देख लें। आपको पता है कि हाइड्रोजन पर +1 होता है, क्लोरीन पे हम मालूम कर रहे हैं चार्ज, ऑक्सीजन का कितना होता है, -2, बराबर है किसके, 0 के। तो +1 Cl, 4 2 जा 8, लेकिन माइनस का, अब -8 और +1, -8 और +1 कितना आ जाएगा, -7। और जब -7 इक्वल की दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, +7। तो हम समझ गए कि क्लोरीन पर कभी -1, कभी +1, कभी +3, कभी +5, कभी +7। ये कभी कैसे तो कभी कैसे, कभी कभी कैसे तो कभी कैसे, हाँ समझ रहे हो ना। तो +1 कब आया था, HCl के केस में। +3 कब आता है, HClO2 के केस में। +5 कब आता है, HClO3 के केस में। और +7 कब आता है, HClO4 के केस में। अच्छा, अब तुम्हें इनके नाम भी याद करने हैं, पता है तुम्हें। HCl का नाम क्या है भाई, HCl का नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। चलें, HOCl का नाम क्या है, हाइपोक्लोरस एसिड। HClO2 का नाम क्या होता है,
क्लोरस एसिड और HClO3 का नाम क्या है? क्लोरिक एसिड। और HClO4 का नाम क्या है भाई? पर क्लोरिक एसिड। ये सारे नाम आपको पता होने चाहिए, इनके फॉर्मूले पता होने चाहिए, और इनमें मौजूद क्लोरीन का चार्ज भी आपको पता होना चाहिए। प्यारे बच्चों, यहां तक हमारे रूल्स कंप्लीट हो गए। अब हम एक एक करके क्वेश्चंस की तरफ आ रहे हैं। वो आपसे कहता है कि डिटरमाइन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ S इन Na2S2O3। और लाओ, वो कहता है और लाओ, ले आते हैं। Mn इन MnO4 नेगेटिव। अब तुम्हें किसका ऑक्सीडेशन नंबर मालूम करना है? तुम्हें एस का ऑक्सीडेशन नंबर मालूम करना है। जो इनसे पहले लिखा होगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे, ठीक है? चले, पहले जरा इसको तमीज से लिख लो। Na2 कैसे लिखोगे? 2Na। फिर S2 कैसे लिखोगे? 2S। फिर 3O कैसे लिखोगे? इक्विवेलेंट टू 0। क्यों? इस पर कोई चार्ज नहीं है। किसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है? Mn का। ये Mn का। पहले तमीज से लिख लो इसको। Mn प्लस कितने ऑक्सीजन है? 4, तो 4O बराबर है 0 के? नहीं, अब इस पर नेगेटिव लगा हुआ है, तो आपको भी नेगेटिव लिखना पड़ेगा। वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करते हैं। बेटा सोडियम का चार्ज कितना होता है? +1। अभी मैंने ऊपर बताया कि सोडियम इज द मेंबर ऑफ फर्स्ट ग्रुप, दैट्स व्हाई इट कंटेन पॉजिटिव वन चार्ज। आगे बढ़ेंगे। एस का चार्ज मालूम करना है, छोड़ दो, एस का ही मालूम करना है ना चार्ज। आगे चलते हैं। ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होता है? -2। आगे बढ़ेंगे। 0, तो +2, 2s, 3 2 6, लेकिन माइनस का बराबर है 0 के, तो प्लस का 2 और माइनस का 6, बेटा कितने हो जाएंगे ये? माइनस का 4। और माइनस का 4 जब इक्वल की दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का 4। ऐसा ही है। चलें, काट देंगे इसको। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ऐसा ही है। 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। तो बेटा एस की वैल्यू कितनी आ रही है? एस की वैल्यू आ रही है +2। ये हमारे पास एक क्वेश्चन तो क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। अब हम जल्दी से सेकंड क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। चलिए देखिएगा जरा। Mn की वैल्यू निकालनी है, इसलिए Mn को छोड़ दें। ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होता है बेटा? -2 होता है। अब ये 4 जब -2 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा? -8 बराबर है -1। और जब -8 इक्वल की दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा बताएं? +8। और -1 और +8, जवाब कितना आएगा? +7। कितना आएगा? +7। ठीक है, तो ये हमने दो एडिशनल क्वेश्चंस कर लिए हैं। आगे बढ़ते हैं। So continue with the more some questions. Number one is Cl in ClO3 negative, Cr in Cr2, SO4 to 3, P in CaH2 PO4। सबसे पहले इन क्वेश्चंस के लिए कंडीशन को बनाएंगे, ठीक है? तो चलिएगा जरा। पहले वाला क्या होगा? Cl+3O बराबर है -1 के। थोड़ा जल्दी जल्दी करूंगा अब मैं, क्योंकि एक ही जैसा काम कर रहा हूं, तो जल्दी जल्दी हम इसको परफॉर्म करेंगे। Cr2, तो 2Cr प्लस S, और ब्रैकेट के बाहर 3 है, तो क्या लिखेंगे? 3S। फिर 4 ऑक्सीजन है लेकिन ब्रैकेट के बाहर 3 है, तो 4 3 जा 12, 12 हो बराबर है किसके? 0 के। Ca हाइड्रोजन 2 है और ब्रैकेट के बाहर भी 2 है, तो 2 2 जा 4, 4 हाइड्रोजन। फिर फॉस्फोरस है और ब्रैकेट के बाहर 2 है, तो 2p। फिर ऑक्सीजन 4 है लेकिन ब्रैकेट के बाहर 2 लगा हुआ है, यानी 4 2 जा 8 ऑक्सीजन। Cl मालूम करना है, कैसे पता? इन से पहले Cl लिखा हुआ है। ऑक्सीजन पर -2 चार्ज होता है, आपको पता है 3 2 जा 6, लेकिन माइनस का, और जब ये -6 इक्वल की दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? +6।
अब प्लस का 6 और माइनस का 1, ज़ाहिर आंसर क्या आएगा, प्लस का 5। ऐसा ही है। आगे बढ़ते हैं। 2 CR, बेटा CR मालूम करना है, ठीक है। एस पे कितना चार्ज होता है, तो अब इस बात को याद रख लीजिएगा बेटा, एस पर होता है +6 चार्ज, अगर ये SO4 की फॉर्म में, किसकी फॉर्म में, SO4 की फॉर्म में। और एस पर होता है +4 चार्ज अगर SO3 की फॉर्म में होगा। तो अभी सवाल के अंदर SO3 है या SO4 है, सवाल के अंदर तो SO3 है, नहीं SO4 है। तो आप कितना चार्ज सपोज करेंगे, +6। तो बेटा एस में मैं क्या पुट करूं, +6। आगे बढ़ेंगे। ऑक्सीजन पर कितना होता है, -2 बराबर है 0। चलें, 3 6 जा 18, 12 2 जा 24, और साइन माइनस का आएगा क्योंकि 2 के साथ माइनस है। आगे बढ़ें। माइनस का 24 और प्लस का 18, तो 24 में से 18 निकालेंगे तो बेटा कितने बचेंगे, 6 बचेंगे। और साइन किसका आएगा, बड़े वाले नंबर का, और बड़े वाले नंबर के साथ क्या है, माइनस है। अब ये माइनस का 6 जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 6। अब हमें इसे कैंसिल करना पड़ेगा। चलें, सो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, प्लस का 3। इट्स एन इजीएस्ट। आगे बढ़ेंगे। कैल्शियम पे बेटा कितना चार्ज होता है, +2 होता है, अभी बताया था कि कैल्शियम +2 ग्रुप का है। तो हर +2 ग्रुप के एलिमेंट के 2A ग्रुप के एलिमेंट के जो चार्ज होते हैं वो कितने होते हैं, +2 होते हैं। हाइड्रोजन का कितना चार्ज होता है, हाइड्रोजन पे +1 होता है। फॉस्फोरस का हमें मालूम करना है, कैसे पता, इनसे पहले फॉस्फोरस लिखा हुआ है। ऑक्सीजन का कितना होता है, -2 होता है, इक्वल 0। तो प्लस का 2 आ गया, 4 1 जा 4, 2p, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 16 आएगा, वो भी कौन सा, माइनस का 16 आएगा, इक्वल टू 0। तो बेटा +2 +4 कितना हो गया, प्लस का 6, 2p अपनी जगह पे रहेगा, माइनस का 16। बताइए, प्लस का 6 और माइनस का 16, तो 16 में से 6 निकालोगे तो कितना बचेगा भाई, -10 बचेगा। और -10 को जब इक्वल की दूसरी तरफ लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, +10। काटने की जरूरत पड़ेगी, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। तो फॉस्फोरस का जो चार्ज आ रहा है बेटा वो कितना आ रहा है, प्लस का 5 आ रहा है। बिल्कुल भी ये सवाल मुश्किल नहीं था। कुछ नए सवालात के साथ आगे बढ़ेंगे और इन सवालों को भी करने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन है हमारे पास, वो आपसे कहता है, मैं आपको अच्छे से प्रैक्टिस करा रहा हूँ बहुत सारे क्वेश्चंस की, ताकि आप चीते हो जाएं, क्या हो जाएं आप, चीते हो जाएं, ठीक है, किसी सवाल को नहीं छोड़ रहा मैं। इसी तरह से एक और सवाल है, Fe3O4। अच्छा, आपको ये एक ही जैसे लग रहे होंगे लेकिन एक जैसे नहीं है, हर सवाल में कोई ना कोई नई बात आपको पता लगेगी। जैसे अभी तुमने देखा कि एस अगर SO4 के साथ होता है तो +6 होता है, एस अगर SO3 के साथ होता है तो +4 होता है। ये नई बात पता लगी ना, इसी तरह से यहाँ भी तुम्हें एक नई बात पता लगेगी, देखो जरा। तो बेटा जरा इसको एक्सप्रेशन में लेकर आओ, दैट इज 2H + Cr and 4O equivalent to 0, 2K + 4S + 6O equal to 0, 3Fe + 4O equal to 0। वैल्यूज को पुट करेंगे, हाइड्रोजन पे कितना चार्ज होता है, +1। क्रोमियम का आपने मालूम करना है, कैसे पता, इनसे पहले क्रोमियम लिखा, इनसे पहले जो लिखा होगा वही तुमने मालूम करना है। ऑक्सीजन पर कितना चार्ज होता है, -2, तो 2 1 जा 2, 4 2 जा 8, लेकिन माइनस का, तो सिंपल सा नजर आ रहा है, -8 और +2, तो -6। और -6 जब इक्वल की दूसरी तरफ जाएगा तो बेटा ये क्या हो जाएगा, +6, है ना। चलें,
पोटाशियम पे +1 होता है, फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है। एस का वैल्यू मालूम करनी है हमें। ऑक्सीजन पे -2 होता है, इक्वल है 0। तो +2 +4 और 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12। तो -12 और +2 कितना हो गया, -10 बराबर है 0। -10 जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +10। अब जरा इसको कैंसिल करें बेटा। 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। अब ये मजीद कैंसिल नहीं हो रहे, तो यहाँ से बचा है 5 और यहाँ से बचा है 2। ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो आपके पास अब जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 5/2। जितना कट सकता था मैंने इसको काट दिया। बार खैर आगे बढ़ते हैं बेटा। इनसे पहले आयरन है, तो आयरन हमें मालूम करना है, छोड़ दें आयरन को। ऑक्सीजन पर -2 चार्ज होता है, ऑक्सीजन पे -2 रख दिया, 3Fe। अब -2 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, -8 बराबर है 0 के। अब -8 जब इक्वल की दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, +8। अब 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो ये आंसर आ जाएगा +8/3। तो यहाँ आपने एक बात नोट करी कि बेटा ऑक्सीडेशन नंबर तो फ्रैक्शन में भी आ सकता है, जरूरी नहीं है कि ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा क्या हो, एक होल नंबर हो। क्लियर। अब मैं कुछ न्यूमेरिकल्स आपको दे रहा हूं करने के लिए, क्योंकि मैंने तो आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करा दिए। अब आप अपनी प्रैक्टिस के लिए कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, मैं आपको आंसर भी बता दूंगा। ठीक है, चलें। तो कुछ क्वेश्चंस आप मुझसे ले लीजिए एज प्रैक्टिस। पहला क्वेश्चन जो आप करेंगे वो होगा N इन NCl3। आपने नाइट्रोजन की वैल्यू निकालनी है NCl3 के अंदर, उसका आंसर भी मैं आपको बता देता हूँ कि बेटा इसका जो आंसर आएगा वो आएगा +3। ठीक है, चलें। दूसरा क्वेश्चन जो आपने खुद से करना है वो है Fe इन Fe2SO4। अब जो आपके पास आंसर आएगा वो भी कितना आएगा, +3। आगे मूव करेंगे। तीसरा क्वेश्चन जो आपने खुद करना है वो करना है पी इन यानी फॉस्फोरस इन फॉस्फोरिक एसिड H3PO4। इसका जो आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा आपके पास +5। क्वेश्चन नंबर 4 Cr इन K2Cr2O7। और बेटा इसका जो आंसर आपके पास आएगा वो आएगा +6। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपने खुद करने। आगे बढ़ेंगे, और क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 5 O इन OF2। और इसमें जो आपके पास आंसर आएगा वो कितना आएगा, +2। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 H इन H2। जो आंसर आएगा आपके पास वो कितना आएगा, 0। आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और दूंगा मैं आपको, दैट इज Cl इन MgClO4। इस क्वेश्चन का जो आंसर आपके पास आएगा वो आएगा +7। इसी तरह से एक और क्वेश्चन आपने खुद से करना है, वो है P इन P2O7। चार्ज है -4। इसका जो आंसर आपके पास आएगा वो आंसर आपके पास आएगा +5। तो ये सारे क्वेश्चंस आपने ऑक्सीडेशन नंबर के करने हैं, ताकि ऑक्सीडेशन नंबर के हवाले से आप बहुत मजबूत बन सकें। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम अपने सेकंड टॉपिक की तरफ मूव कर रहे हैं, दैट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का एक बहुत डिटेल कॉन्सेप्ट है और कई डेफिनेशन से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। चलें, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विद ऑक्सीडेशन, और फिर इंशाल्लाह ताला उसके बाद हम पढ़ेंगे रिडक्शन। अगर मैं आपको ऑक्सीडेशन समझाऊं कि ऑक्सीडेशन क्या होती है, प्यारे बच्चों, ऑक्सीडेशन रिडक्शन के लिए हमारे पास कई सारी डेफिनेशंस हैं। और सबसे पहली डेफिनेशन जो कि ऑक्सीडेशन को डिफाइन करती है वो उसके नाम से मिलती जुलती है।
कि जब भी आप किसी केमिकल एंटिटी के अंदर ऑक्सीजन को ऐड कर दें तो ऑक्सीजन का ऐड होना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। यानी इसके मतलब क्या हो गए, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो बेटा यहां क्या होगा, यहाँ इसके अपोजिट होगा, यानी कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ये बात आपने बहुत अच्छे से याद रखनी है कि ऑक्सीजन का ऐड होना ऑक्सीडेशन कहलाता है और ऑक्सीजन का रिमूव होना क्या कहलाता है, रिडक्शन। इसी तरह से अगर हम इसको अपोजिट कर दें, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो भी ऑक्सीडेशन, और अगर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो भी ऑक्सीडेशन। इसी तरह से यहां जाइए, ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है तो भी रिडक्शन, और अगर हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो भी रिडक्शन। ठीक है, बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है। अच्छा, अब इन दोनों डेफिनेशंस को हम प्यार से कहते हैं क्लासिकल कॉन्सेप्ट। क्या कहते हैं, क्लासिकल कॉन्सेप्ट, क्लासिकल कॉन्सेप्ट। आगे बढ़ते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्लासिकल कॉन्सेप्ट रिडक्शन की भी दो डेफिनेशंस हैं और ऑक्सीडेशन की भी दो डेफिनेशंस हैं। ऑक्सीडेशन की दो डेफिनेशंस क्या है, ऑक्सीजन का ऐड होना या हाइड्रोजन का रिमूव होना। रिडक्शन की दो डेफिनेशंस क्या है, ऑक्सीजन का रिमूव होना या हाइड्रोजन का ऐड होना। बहुत आसान है, एक को याद कर लें, दूसरी चीज ऑटोमेटिक आपको खुद याद हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। नाउ वी आर मूविंग विद द थर्ड डेफिनेशन, एंड थर्ड डेफिनेशन आपसे ये कहती है कि अगर इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है तो भी हम उसे क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन। इसी तरह से अगर इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है तो आप उसे क्या कहेंगे, रिडक्शन। सिमिलरली फोर्थ डेफिनेशन पर आएंगे हम, अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है तो आप उसे कहेंगे ऑक्सीडेशन, और अगर ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है तो आप उसे क्या कहेंगे, रिडक्शन। बहुत आसान है, दो तरह की डेफिनेशंस हैं, एक क्लासिकल कॉन्सेप्ट और दूसरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कॉन्सेप्ट। तो अकॉर्डिंग टू क्लासिकल कॉन्सेप्ट हमें क्या बात पता लगती है कि ऑक्सीडेशन क्या होती है, या तो ऑक्सीजन का ऐड होना या हाइड्रोजन का रिमूव होना। रिडक्शन क्या कहती है, या तो ऑक्सीजन रिमूव हो रही है या हाइड्रोजन ऐड हो रही है। इसे आप तमीज से दो तीन बार पढ़ लेंगे, ये आपको क्लियर हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कॉन्सेप्ट क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन का लॉस होना या ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना, ऑक्सीडेशन कहलाता है, और इलेक्ट्रॉन गेन होना या ऑक्सीडेशन नंबर का कम होना क्या कहलाता है, रिडक्शन। क्लियर। अब हम एक कॉन्सेप्ट छोटा सा और पढ़ेंगे कि बेटा याद रखिएगा कि जब भी इलेक्ट्रॉन लॉस होता है तो नेगेटिव चार्ज आता है, सॉरी पॉजिटिव चार्ज आता है। जब भी इलेक्ट्रॉन लॉस होता है तो कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। इसी तरह से अगर कभी भी इलेक्ट्रॉन गेन होगा तो नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, इसका मतलब अगर पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है, और इलेक्ट्रॉन के लॉस होने को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। तो इसका मतलब ये ऑक्सीडेशन है। इलेक्ट्रॉन का गेन होता है तो चार्ज नेगेटिव में बढ़ता है, और इलेक्ट्रॉन का गेन होना क्या कहलाता है, रिडक्शन। इसका मतलब नेगेटिव चार्ज का बढ़ना रिडक्शन कहलाता है, पॉजिटिव चार्ज का बढ़ना ऑक्सीडेशन और नेगेटिव चार्ज का बढ़ना रिडक्शन। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि मान लें कि इक्वेशन है दैट इज 2Na प्लस Cl2 एरो 2NaCl। हमारे पहले टॉपिक में हमने रूल्स के अंदर एक पॉइंट पढ़ा था कि जब भी कोई चीज अकेली होती है तो उसे हम उसकी फ्री स्टेट कहते हैं, और बेटा फ्री स्टेट पर जो चार्ज होता है वो हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। तो आप अगर सोडियम को देखें तो सोडियम अपनी फ्री स्टेट में, तो सोडियम पर इस वक्त कितना चार्ज होगा, जीरो। अगर आप क्लोरीन को भी देखें तो क्लोरीन भी इस वक्त फ्री स्टेट में है, तो क्लोरीन पे भी कितना चार्ज होगा, जीरो। देन उसके बाद आपको बताया कि सोडियम एक मेटल है तो सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज आता है, और क्लोरीन नॉन मेटल है, और कल हमने पढ़ा भी था कि क्लोरीन पे नॉर्मली -1 चार्ज होता है। ये कल आपने कल मतलब अपने प्रीवियस लेक्चर में आपने ये बात पढ़ी है अपने पहले टॉपिक के अंदर। तो अगर इस इक्वेशन को मैं स्प्लिट कर दूं तो Na जीरो से बेटा चेंज हो गया Na+1 पे, और अगर हम क्लोरीन के लिए देखें तो क्लोरीन भी जीरो से चेंज हो गई क्लोरीन -1 पे।
अब मैंने तुम्हें बताया कि जब भी बेटा पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है। तो यहां हमने क्या सीखा कि पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, पॉजिटिव चार्ज बढ़ने का मतलब इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ, और इलेक्ट्रॉन लॉस होने का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन। इसका मतलब इस इक्वेशन में अगर आपसे पूछेगा कि ऑक्सीडेशन किसकी हुई तो आप बोलेंगे सोडियम की। सिमिलरली अगर आप यहाँ देखें तो नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है, और मैंने आपसे अर्ज किया था कि बेटा अगर नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन गेन होगा, इसका मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, और जब भी इलेक्ट्रॉन गेन होता है तो हम उसे क्या कहते हैं, रिडक्शन। सिमिलरली अगर हम एक और क्वेश्चन को डिस्कस करने की कोशिश करें तो उसको देखिएगा जरा। सेकेंड क्वेश्चन इज दैट 2Al plus 3Cu plus 2 arrow 2Al plus 3 plus 3Cu। अगर मैं इस इक्वेशन को स्प्लिट करता हूं तो इस वक्त अगर आप इस एल्यूमिनियम को देखें तो बेटा ये फ्री स्टेट में है, तो एल्यूमिनियम पे इस वक्त जीरो चार्ज है, और एल्यूमिनियम जीरो से कितना हो गया, +3। ठीक है, यहाँ पे कौन सा चार्ज बढ़ा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ा। पॉजिटिव चार्ज बढ़ने का मतलब इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। इलेक्ट्रॉन लॉस होने का मतलब क्या हो रही है बेटा, ऑक्सीडेशन हो रही है। तो यहाँ पर एल्यूमिनियम ऑक्सीडाइज हुआ है। सेकंड पर आइए, कॉपर पर +2 था, और कॉपर +2 से कॉपर जीरो हो गया। अब अगर आप देखें तो पॉजिटिव चार्ज कम हुआ है, पॉजिटिव चार्ज अब की दफा कम हुआ है। अब अगर पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा है तो पहले पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा था, अब अगर पॉजिटिव चार्ज कम हुआ है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है, और अगर इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है तो इट्स रिडक्शन। एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें जिंक प्लस Cu+2 एरो Zn+2 और देन Cu। तो बेटा इस इक्वेशन को जरा स्प्लिट करके देखें। Zn किस में कन्वर्ट हो गया, Zn+2 में, इसका मतलब Zn जीरो से Zn+2 हो गया। तो आप देख रहे हैं कि पॉजिटिव बढ़ रहा है, पॉजिटिव बढ़ने का मतलब इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है, और अगर इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है तो आपकी क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। आगे बढ़ते हैं, अगर आप Cu को देखें तो बेटा Cu पे +2 था, अब Cu पे जीरो है, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज बढ़ नहीं रहा बल्कि पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा है, और अगर पॉजिटिव चार्ज कम होता है तो इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉन गेन, और इस वक्त इसकी क्या हुई, रिडक्शन। यहां तक पढ़ने के बाद आपको ये बात समझ आ गई कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हम किसे कहते हैं। अब आपने एक कॉन्सेप्ट और याद रखना है, अब आपने रिडक्शन ऑक्सीडेशन नहीं पढ़नी बल्कि आपने पढ़ना है रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, अब इन दोनों के कॉन्सेप्ट को भी आपको समझना पड़ेगा। चलें जल्दी से समझिएगा। सबसे पहली बात आपको जो याद रखनी है वो ये है कि बाय डेफिनेशन ये उल्टे हैं। तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है, रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है बेटा जो सामने वाले की रिडक्शन करवा दे। ठीक है, यानी अपनी इसकी क्या होगी, अपनी ऑक्सीडेशन होगी, और दूसरे की क्या करवाएगा, रिडक्शन। चलें, इसी तरह से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में इसकी खुद की रिडक्शन होगी लेकिन ये दूसरे की क्या करवाएगा, ऑक्सीडेशन। तो देखें बहुत आसान है, बहुत आसान है, बात को समझिएगा। आपने ऐसे याद रखना है कि जिसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, जिसकी ऑक्सीडेशन हो रही है वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसकी रिडक्शन हो रही है वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उल्टा है, जिसकी ऑक्सीडेशन हो रही है वो रिड्यूसिंग एजेंट, जिसकी रिडक्शन हो रही है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो बस आपने ये देखना है कि किसकी रिडक्शन हो रही है, बस जिसकी भी रिडक्शन हो रही है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और जिसकी ऑक्सीडेशन हो रही है वो क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। अच्छा, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि आप दोनों चीजें मालूम करें। फॉर एग्जाम्पल आपको पता लग गया एक की ऑक्सीडेशन हो रही है तो ऑटोमेटिकली दूसरे की रिडक्शन ही होगी, आपको उसको चेक करने की जरूरत
नहीं है। एक अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ऑटोमेटिकली ये बात कंफर्म है कि दूसरा क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। तो क्योंकि आपने एमसीक्यूज के लिए चीजों को करना है तो आप कोशिश करें अपना टाइम बचाएं। हम कभी भी दोनों को आप चेक नहीं करेंगे, हम किसी भी एक चीज को चेक करेंगे जिसको चेक करना हमारे लिए आसान है। चलें, अब मैं आपको 3 से 4 एग्जाम्पल से चीजों को क्लियर करने की कोशिश करता हूं। बस अगर तुम्हें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर है, तुम जीते हो। तुम क्या हो, तुम जीते हो, मसला ही नहीं है तुम्हारे लिए। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, सबसे पहली एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर एक इक्वेशन लूं Cl2 प्लस H2S एरो 2HCl प्लस S। चलें, गौर से देखिएगा, गौर से देखिएगा। अगर आप इस क्लोरीन को देखें तो बेटा क्लोरीन पहले क्लोरीन था और अब क्लोरीन क्या बन गया, HCl। इसका मतलब क्लोरीन में क्या चीज ऐड हुई, हाइड्रोजन। इसका मतलब क्लोरीन में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ है। और मुन्ने बताओ जरा जल्दी से, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को क्या कहते हैं भाई, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को क्या कहते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को रिडक्शन कहते हैं। पता है ना आपको, मैंने डेफिनेशन में बताया, इट्स अ क्लासिकल कॉन्सेप्ट ऑफ रिडक्शन। आगे बढ़ते हैं। और मैंने आपको ये बताया था बेटा जिसकी रिडक्शन होती है वो क्या कहलाता है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। चलें, अब मैं जरा इसकी समरी लिख दूं। समरी इज दिस कि क्लोरीन इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो फिर H2S कौन होगा इसके बराबर वाला, H2S इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। किसी भी एक को चेक कर लो जिसको चेक करना आसान है, उसके ऑपोजिट वाला उसके ऑपोजिट में ही जाएगा। प्यारे बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 2 देखिएगा, दैट इज CuO प्लस H2 एरो Cu प्लस H2। अगर आप इस इक्वेशन को गौर से देखें तो बेटा कॉपर के पास पहले ऑक्सीजन था, अब कॉपर के पास ऑक्सीजन नहीं है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ जल्दी बताएं, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। और बताओ जरा लॉस ऑफ ऑक्सीजन को क्या कहते हैं भाई, लॉस ऑफ ऑक्सीजन को क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। और जिसकी रिडक्शन होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मैं समरी लिख दूं तो भाई CuO एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और इसके बराबर वाले पे आ जाए हाइड्रोजन के ऊपर, एंड हाइड्रोजन इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। एक और एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। अदर एग्जाम्पल इज Fe2O3 प्लस 3CO एरो 2Fe प्लस 3CO2। आगे बढ़ते हैं। अब जरा इस आयरन को देखें, जरा इस आयरन के साथ पहले ऑक्सीजन है, बट अब देखें इस आयरन के साथ ऑक्सीजन नहीं है। तो यहां भी क्या हुआ, सिंपली लॉस ऑफ ऑक्सीजन। और हमें इतनी बात पता है कि बेटा अगर इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है, सॉरी ऑक्सीजन लॉस हो रहा है, तो ऑक्सीजन का लॉस होना क्या कहलाता है, रिडक्शन। बस सिर्फ ये पता होना चाहिए इसका लॉस होना ये कहलाता है। अच्छा, अब जिसकी रिडक्शन होती है बेटा उसको हम क्या कहते हैं, जिसकी रिडक्शन होती है उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अगर मैं यहां समरी लिखूं तो समरी सिंपल, Fe2O3 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और इसके बराबर वाला CO ये क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। बस एक को आपने अगर जज कर लिया तो ऑटोमेटिकली उसके साथ वाला उसके ओपोजिट होगा। करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। फॉर एग्जाम्पल वो आपसे कहता है PbO प्लस C और मिलके बना रहा है Pb प्लस CO। तो इस इक्वेशन में भी अगर आप गौर से देखें तो बेटा यहाँ पर PbO से ये चीज क्या रह गई, सिर्फ Pb रह गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ भी लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ है। एक ही बात को मैंने कई दफा रिपीट कर दिया ताकि आपको कॉन्सेप्ट याद हो जाए। तो कभी भी अगर लॉस ऑफ ऑक्सीजन होता है तो हम उसे क्या कहते हैं, रिडक्शन। और बेटा जिसकी रिडक्शन होती है वो क्या कहलाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। ऐसा ही है। चलें, अब इस क्वेश्चन की समरी क्या होगी, इस क्वेश्चन की समरी क्या है कि PbO इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, राइट। आगे बढ़ते हैं।
और इसके साथ वाला कौन है, कार्बन। तो कार्बन इज रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर, ऐसा ही है बिल्कुल। अच्छा, अब हम इसी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के कॉन्सेप्ट से एक और चीज पढ़ने की कोशिश करते हैं, दैट इज रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, रिएक्शन। चल, तो बेटा रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है? रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन इज सिंपल। रिडक्शन ऑक्सीडेशन में क्या होगा कि एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ऑक्सीडेशन का मतलब आपको पता है इलेक्ट्रॉन का लॉस होना, और रिडक्शन का मतलब आपको पता है इलेक्ट्रॉन का गेन होना। तो एक स्पीशी इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगी और अगली स्पीशी उसी इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगी। इसका मतलब ये हुआ कि एक चीज इलेक्ट्रॉन लॉस करेगी और दूसरी चीज इलेक्ट्रॉन गेन करेगी। तो हम इसे कह सकते हैं सिंपली ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हमें इतनी बात समझ आ गई कि रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। कहां से कहां होता है? जिसकी ऑक्सीडेशन हो रही है वहां से इलेक्ट्रॉन निकलता है, और जिसकी रिडक्शन होती है वहां पर इलेक्ट्रॉन चला जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगर मैं इसकी प्रॉपर डेफिनेशन आपसे शेयर करूं तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या हो सकती है? रिएक्शंस that are associated with transfer of electrons from one species to other। अब वन स्पीशी का मतलब क्या है? एक केमिकल से दूसरे केमिकल तक। यहां तक तो हमें बात क्लियर हो गई। ये तो हो गई इसकी प्रॉपर डेफिनेशन। अब आपने एक और बात याद रखनी है, साथ साथ हम इसे कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। क्या कहते हैं बेटा? रिडॉक्स रिएक्शन। क्यों कहते हैं? क्योंकि रिडक्शन से हमने रेड लगाया और ऑक्सीडेशन से हमने ऑक्स लगा दिया, तो इसको हम शॉर्ट में रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। अच्छा, रिडॉक्स रिएक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मैं जल्दी जल्दी वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपसे डिस्कस कर रहा हूं, जिन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम कैरेक्टरिस्टिक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स भी कहते हैं। चलें, जरा देखिएगा, इतनी मुश्किल कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, ये सब बातें आपको ऑलरेडी पता होंगी, बस मैं इसको समराइज कर देता हूं जल्दी जल्दी। सबसे पहली बात आपने जो याद रखनी है कि इन रिएक्शन के अंदर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ये बात तो पता है आपको, इन रिएक्शंस के अंदर क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। दूसरी बात जो आपने याद रखनी है कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली होती है। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हमेशा कैसी होती है बेटा? साइमल्टेनियसली होती है। अच्छा, अब साइमल्टेनियसली का मतलब क्या होता है? साइमल्टेनियसली का मतलब होता है एक साथ। एक साथ का मतलब क्या हो गया कि मतलब रिडक्शन भी होगी और ऑक्सीडेशन भी होगी। तो इसको अगर मैं डिटेल में बताऊं आपको इस कॉन्सेप्ट को, तो वो ये कहना चाहते हैं कि किसी एक की ऑक्सीडेशन हो जाएगी, यानी वन विल बी ऑक्सीडाइज, किसी एक की ऑक्सीडेशन होगी और दूसरे की क्या होगी? रिडक्शन होगी। सो वन विल बी ऑक्सीडाइज एंड अदर विल बी रिड्यूस, सिंपल। तो क्या बताया? इन रिएक्शंस के अंदर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा एक बात, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ होगी, यानी एक ही रिएक्शन में दोनों काम होंगे। एक ऑक्सीडाइज हो रहा होगा और जबकि दूसरा क्या हो रहा होगा? रिड्यूस हो रहा होगा। तीसरी बात तुमने क्या याद रखनी है? जरूरी नहीं है कि सभी की ऑक्सीडेशन और सभी की रिडक्शन हो, ठीक है? नॉट नेसेसरी फॉर ऑल एटम्स टू चेंज देयर ऑक्सीडेशन स्टेट। जरूरी नहीं है कि हर हर किसी की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो? चेंज हो, बट एक को ऑक्सीडाइज होना पड़ेगा और दूसरे को रिड्यूस होना पड़ेगा, ठीक है? अब जरा मैं इसको दोबारा बता रहा हूं आपको। बेटा रिडॉक्स रिएक्शन क्या होते हैं? ऐसे रिएक्शन जिनमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है एक केमिकल से लेके दूसरे केमिकल तक। अब जहां से इलेक्ट्रॉन निकलता है उसकी हम कहते हैं ऑक्सीडेशन हुई है, और जहां पर केमिकल जाता है हम ये कहते हैं कि उसकी रिडक्शन हुई है। इसकी प्रॉपर्टीज में तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहला इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना, दूसरा
रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ हो रही होती है, हमेशा एक रिड्यूस होता है और दूसरा वाला ऑक्सीडाइज होता है। जरूरी नहीं है कि एक इक्वेशन के अंदर जितने भी एटम्स हैं वो सबके सभी ऑक्सीडाइज या रिड्यूस हों, लेकिन पूरी इक्वेशन में से दो एटम्स ऐसे होंगे जिनमें से कोई एक रिड्यूस हो रहा होगा और दूसरा ऑक्सीडाइज हो रहा होगा। ठीक है, पूरी इक्वेशन में से एक चीज ऐसी होगी जो रिड्यूस और ऑक्सीडाइज होगी, बाकी जरूरी नहीं है कि हर कोई ऐसा हो। चलें, यहां तक हमने अपना रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिडॉक्स रिएक्शन का कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर लिया। यहां पर हमारे पास सेकंड टॉपिक कंप्लीट हो गया।